शीतल को सही सलामत घर के बाहर छोड़कर राज वापस जा चुका था। शीतल संभलते हुए घर के अंदर घुसी और माँ पापा के नजरों से बचकर कमरे में चली गई। खटक पटक की आवाज सुनकर सुमन जी रसोई से निकलकर बोली, कौन है? ऊपर कमरे से शीतल ने आवाज लगाई, मैं हूँ बिट्टू। सुमन जी ने हैरानी से पूछा, तो इस वक्त? शीतल ने नॉर्मल अंदाज में कहा, हाँ माँ, वो दी की वजह से हाफ डे ले लिया। वैसे हॉस्पिटल कितने बजे जाना है? सुमन जी वापस रसोई में जाते हुए बोली, अब जरूरत नहीं है बेटा, आज शाम को ही सेजल को डिस्चार्ज मिल जाएगा। तेरे पापा जाएंगे, बस तू हाथ मुंह धोकर नीचे आ जा, आज सेजल की पसंद का खाना बनाऊंगी। माँ को किचन में वापस जाते देख शीतल ने लंबी सांस छोड़ी और फिर खामोशी से वॉशरूम में चली गई। उसने सबसे पहले राज का बंधा हुआ रुमाल जख्म पर से हटाया और शॉवर के नीचे खड़ी होकर राज की बातों के बारे में सोचने लगी। शाम होते ही शेखर जी पूरी पेमेंट लेकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पर खड़े थे, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर अक्षत वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी रकम में से सिर्फ 1100 रुपए लेकर कहा, शेखर जी, अपनी बहू के इलाज के कैसे पैसे लूंगा मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? दीनू और मैं दोनों एक है। देव तो मेरा बेटा है। फिर मन ही मन कहा, वैसे देव को मैंने अपनी बच्ची के लिए पसंद किया था। शायद सही कहा है कि जोड़ियां भगवान के घर से ही बनकर आती है। देव ने टोका, अंकल आप क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर अक्षत ने कंधे झटक कर कहा, कुछ नहीं यंग मैन, बस सेजल का थोड़ा ध्यान रखना, मलेरिया में बहुत वीकनेस होती है, पूरी रिकवरी होने में 10 दिन लग जाएंगे। देव ने हामी भरी और झुककर डॉक्टर अक्षत के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वो लोग कमरे में वापस आए जहां दीवान जी और कृष्णा जी सेजल के पास बैठे थे। अंजलि और निशांत भी ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच गए थे। दोनों ने मिलकर सेजल के डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरे कर दिए थे। जाने की बात सुनकर दीवान जी ने मुस्कुराकर कहा, सेजल बेटा, घर पर पूरा आराम करना, तुम्हारी शादी की शॉपिंग हम 2 दिन बाद करेंगे, ओके? टेक केयर बेटा, और हमेशा मुस्कुराते रहो। कहते हुए उन्होंने सेजल के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर अपनी पत्नी से कहा, चलिए कृष्णा जी। कृष्णा जी ने भी जगह से उठते हुए कहा, चलिए सेजल बेटा, मैं कल फोन करती हूँ। चलो देव, उन्होंने कहा। तो देव ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर आप लोगों को सही लगे तो क्या मैं सेजल को घर छोड़ दूं? देव की रिक्वेस्ट सुन सब बड़े मुस्कुराकर उसको देखने लगे, जबकि निशांत छेड़ने वाले अंदाज में बोला, भाई इतनी भी क्या बेकरारी है, भाभी तो हमारी घर आने वाली है। देव ने आंखें दिखाई तो निशांत खामोश हो गया। शेखर जी हंसते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम सेजल के साथ आओ, मैं गाड़ी से आगे जाता हूँ। निशांत, अंजलि, दीवान जी और कृष्णा जी इकट्ठे एक गाड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं, जबकि सेजल और देव एक गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद देव सेजल का हाथ पकड़कर गैर पर रखते हुए गंभीर स्वर में बोला, सेजल, शायद मुझे 1-2 दिन में अलवर निकलना पड़े, तो इस बीच तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी, प्रॉमिस मी। सेजल ने मुस्कुराकर कहा, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। देव ने आगे कहा, रात 10 बजे बाद मैं फ्री रहूंगा, तो तुमसे बात होगी, लेकिन वैसे तुम्हारे लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। देव की बात सुनकर सेजल हल्का सा मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में ही दोनों घर पहुंच चुके होते हैं। देव को देख शीतल जल्दी से शरबत बनाने किचन में जाती है। पैर के दर्द को वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे दबाने की कोशिश में लगी थी। शेखर जी भी तभी बोले, देव बेटा, मैंने दीवान जी से बात कर ली है, आज आप डिनर करके ही जाइएगा। देव ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा आप क्यों मम्मी और शीतल को परेशान कर रहे हैं? वो दोनों तो वैसे भी पूरा दिन बिजी थी। उसी वक्त शीतल तपाक से बोली, ऐसा कुछ नहीं है जीजू, वो तो मां का शौक है, सबको तरह तरह का खाना बनाकर खिलाना। वैसे शीतल ने शरारती अंदाज में कहा, दी काफी बुरी कुक है जीजू। चुप। सेजल ने उसे टोका तो देव हंसने लगा। सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, सेजल बेटा, अब तुम कमरे में जाओ, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, गर्म पानी से नहा लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सेजल उठने को हुई तो हल्का सा चक्कर आ गया। इतने में देव ने उसे थामते हुए पूछा, मम्मी क्या मैं सेजल को कमरे में छोड़ दूं? देव की रिक्वेस्ट सुनकर शीतल ने सेजल को आंख मारी, जबकि सुमन जी ने झिझकते हुए कहा, ठीक है बेटा। शेखर जी भी मुस्कुराकर हामी भरते हैं तो देव धीरे धीरे हाथ का सहारा देकर सेजल को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। उन दोनों को देखकर शीतल ने मन ही मन कहा, भगवान मेरी लव स्टोरी भी इतनी ही क्यूट लिखना, कोई प्यारा सा बंदा मुझे भी प्यार करे। इतना सोचा ही था कि राज का चेहरा शीतल के दिमाग में घूम गया। उसने जल्दी से सिर झटक कर कहा, ये मुझे क्या हो गया है? क्यों उस बागर बिल्ली के बारे में सोचे जा रही हूँ? शीतल फोकस। बड़बड़ाते हुए वो किचन में जा घुसी। हॉल में शेखर जी का मोबाइल बजा तो वो उठाने को दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही शेखर जी ने कॉल पिक कर ली थी। शौर्य का कॉल था। शेखर जी फोन उठाते हुए पूछे, हेलो बेटा कैसे हो? दूसरी तरफ से शौर्य की आवाज आई, पापा मैं ठीक हूँ, वो प्रैक्टिकल चल रहे थे इसलिए कॉल करने का टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी। शेखर जी ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ तुम कब आ रहे हो? शौर्य ने लंबी सांस छोड़कर कहा, पापा मैं कल फाइनली आपको बता पाऊंगा, एक सेमिनार अटेंड करना है। वैसे मम्मी दी और मेरी नौटंकी कहाँ है? शेखर जी ने सुमन जी को मोबाइल पकड़ाया तो उन्होंने सबसे पहले शौर्य के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे उसे सेजल के हॉस्पिटलाइज होने वाली बात बता दी। सेजल की हॉस्पिटल वाली बात सुनकर शौर्य परेशान हो उठा। उसने नाराजगी जताई, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भले दूर हूं लेकिन फैमिली का पार्ट तो हूं। नहीं बेटा, सुमन जी ने कुछ कहना चाहा तो शौर्य ने कॉल कट कर दी। ये देख शीतल ने मां को शांत करवाने के लिए कहा, अरे मां भाई घर आ जाएंगे तो आपने अच्छे से समझा देना, अभी के लिए खाने पर ध्यान दो। शीतल ने समझाया तो सुमन जी वापस काम करने में लग गई। इधर वर्षा अपने रूम में अलमारी ठीक कर रही थी। इतने में ही उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर शौर्य का नाम देखकर वर्षा के चेहरे पर लालिमा बिखर गई। उसने जल्दी से कॉल उठाकर कहा, फुर्सत मिल गई आपको? दूसरी ओर से शौर्य नाराजगी से बोला, तुम्हें तो फुर्सत नहीं है ना मुझे कुछ बताने की। शौर्य का उखड़ा लहजा सुन वर्षा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ शौर्य, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? शौर्य ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम वाकई नहीं जानती वर्षा मैं क्या कहना चाहता हूं? वर्षा ने परेशान होकर कहा, प्लीज शौर्य साफ साफ कहिए ना। इतना सुनकर शौर्य ने तीखे स्वर में सवाल किया, तुमने दी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? शौर्य ने जैसे ही वर्षा से सेजल के हॉस्पिटल में होने को लेकर सवाल किया तो वर्षा ने जल्दी से कहा, शौर्य मुझे भी आज सुबह ही पता चला, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो देव जीजू ने स्पेशली मुझे तुम्हें बताने के लिए मना किया था। वर्षा की बात सुनकर शौर्य नाराज हो गया। उसने कहा, ठीक है तुम जीजू की ही बात मानो, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। वर्षा ने एकदम से घबराकर कहा, शौर्य प्लीज फोन मत रखिए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप नाराज मत होइए, शांति से सोचिए ना, हम सब दी के साथ थे और आप वहां अकेले, आपके प्रैक्टिकल भी चल रहे थे, इसलिए दी ने भी खुद आपको बताने के लिए मना किया था। दूसरी तरफ से शौर्य ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है पर तुम प्रॉमिस करो आगे से तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं छुपाओगी। वर्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओके बाबा कुछ नहीं छुपाऊंगी, गुड गर्ल। शौर्य ने कहा, अच्छा वर्षा नेट ऑन करो, मुझे तुम्हें देखना है। वर्षा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों शौर्य कुछ हुआ है क्या? फिर नेट ऑन किया तो शौर्य के वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन आने लगा। वर्षा ने कॉल पिक कर ली। शौर्य जो एक नजर वर्षा को देखकर कॉल कट करना चाह रहा था अपनी जगह पर ठिठक गया। मोबाइल स्क्रीन के उस पार वर्षा ने आज पतली डोरी वाली नी लेंथ तक की ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जिसमें उसकी खूबसूरती बहुत ही निखर कर आ रही थी। शौर्य का दिल बेकाबू हो उठा, क्या बात है वर्षा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तो तुमने मेरे होश उड़ा दिए। शौर्य ने कहा तो वर्षा को एहसास हुआ कि उसने बिना दुपट्टे लिए शौर्य की कॉल उठा ली। उसने झेपते हुए जल्दी से बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा उठाया और इर्द गिर्द धकते हुए कहा, वो शौर्य थोड़ी गर्मी थी इसलिए। शौर्य ने टोका, सर्दी के मौसम में इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन कुछ भी कहो ड्रेस में बड़ी हॉट लग रही हो। इतना कहकर शौर्य ने आंख मारी तो वर्षा ने हिचकिचाकर कहा, शौर्य मैं फोन रखती हूँ, अभी आप भी थके हुए हैं, हम कल रात को बात करेंगे, ओके। शौर्य ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, तुम ये ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाओगी और कभी किसी के सामने नहीं पहनोगी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हें इस ड्रेस में दिखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मिसेस माहेश्वरी, एम आई राइट? वर्षा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया तो शौर्य ने लव यू कहकर कॉल कट कर दी। वर्षा भी सोने चली गई। इधर सेजल वॉशरूम से नहाकर बाहर आ गई। उसने ग्रीन कलर की टी-शर्ट और लोअर पहन रखी थी जिसमें उसका गोरा बदन और भी निखर कर आ रहा था। वो आईने के सामने खड़ी हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी कि तभी देव कमरे में बोलते हुए आया, सेजल तुम्हारा टेरेस गार्डन तो काफी खूबसूरत। बोलते हुए देव की नजर जैसे ही सेजल पर गई वो चौंक उठा। देव की नजरों की तपिश महसूस कर सेजल ने हौले से कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देव ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप किस ड्रेस में ज्यादा खूबसूरत लगती है मिसेस मित्तल। इतना कहकर देव सेजल की कमर में हाथ डालकर उसे धीरे से अपने करीब किया। सेजल ने झिझकते हुए कहा, देव छोड़िए, शीतल बिना नॉक किए ऊपर आ जाती है।
देव ने सेजल को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आई डोंट केयर, आने दो, ये तुम्हें इस ड्रेस को पहनने से पहले सोचना था। सेजल ने धीरे से कहा, पर ये ड्रेस तो माँ ने रखी थी। देव ने उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर धीरे से कहा, देख लो मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, उन्हें पता था कि उनका दामाद आ रहा है। बेचारे ने दिन भर अपनी बीवी की सेवा की है, इसलिए तुम्हें ये ड्रेस पहनने को कहा, जिससे उनका दामाद शादी से पहले अपनी बीवी की खूबसूरती को देख सके। सेजल ने देव के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? देव ने धीरे धीरे से सेजल की उंगलियों को चूम लिया। देव के इस तरह छूने से सेजल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई और वो तुरंत ही उसके सीने से जा लगी। देव ने उसके गीले बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, तुम बेफिक्र हो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दे। ये हमारे प्यार के सुनहरे पल है सेजल, शादी के बाद जब भी हम अपने इन पलों को याद करेंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। इतना कहकर धीरे से उसने सेजल का माथा चूम लिया। चलो अब तुम आराम करो, मैं नीचे मम्मी पापा के पास जा रहा हूं। रात के 10 बजे अग्रवाल हाउस में डिनर के बाद सभी हॉल में बैठे थे। भरत और अनिकेत अपने मेडिकल स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। इतने में ही राज घर पहुंचा। राज को देखते ही अनिकेत अग्रवाल की त्योरियां चढ़ गई। गंभीर स्वर में कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं, या मेरा सामना करने से डर लग रहा है? याद है ना, हमें कल शाम मेहता साहब की लड़की से मिलने जाना है। राज ने सरसरी नजर सबके ऊपर डाली, फिर सपाट स्वर में कहा, डैड शायद मुझे और देव को कल सुबह अलवर के लिए निकलना है, तो आप देख लीजिए, आप किसे मिलवाने के लिए ले जाना चाहते हैं, और वैसे भी मैं अभी शादी के टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। कहकर राज अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अनिकेत अग्रवाल गुस्से में भड़ गए। यही है इस लड़के के संस्कार, बदतमीजी पर उतर आया है ये। सरला ने बीच में बचाव के लिए नरमी से कहा, सुनिए, क्या हम एक बार अनिता से नहीं मिल सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि राज कभी इस परिवार के लिए कोई गलत चुनाव नहीं करेगा। सरला की बात सुनकर अनिकेत ने गुस्से में डांटा, सरला मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इस मुद्दे पर मुझे कोई बात नहीं करनी। उसी वक्त भरत ने समझाया, डैड प्लीज आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, मिलने में क्या बुराई है? हम वैसे भी तो लड़कियां देख रहे हैं, एक बार उनसे मिल लेते हैं, फिर अपने सोर्सेस से पता कर लेंगे, इससे राज को भी संतुष्टि हो जाएगी। क्या पता अनिता हमको पसंद ही आ जाए। नहीं, अनिकेत अग्रवाल ने सपाट लहजे में कहा, माहेश्वरी खानदान में आज से 20 साल पहले की कहानी मेरे जीते जी नहीं दोहराई जाएगी। मुझे राज के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके गुस्से को अपनी कोमलता और मधुरता से काबू में कर ले और अपने प्रेम से उसे अपने रंग में रंग दे। भरत की बीवी नीलिमा जो कॉफी लेकर आई थी वो बोल पड़ी, डैड ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? अनिकेत अग्रवाल कुछ बोलने को हुए कि तभी राज की आवाज हॉल में गूंज गई, आप लोग चाहे किसी भी परफेक्ट लड़की को ढूंढ कर ले आए, मैं शादी नहीं करूंगा, ना अनिता से ना किसी और से, और अगर ज्यादा फोर्स किया तो देश छोड़कर चला जाऊंगा। राज की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा पसर गया। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ